जय हिंद। ये आज की हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है और लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले के दो वीडियोस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं। अब फिर से बाकी के जो दो बचे हैं, दो कर चुके हैं, दो बचे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी मार्क करने बचे हैं, तो वो हम करने वाले हैं। जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 और 1947 तक की हिस्ट्री वाली जो बुक है HIST 223, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके क्वेश्चन पेपर्स दो हम कवर कर चुके हैं। बाकी के दो जो रिसेंटली दिसंबर 2025 और जून जुलाई 2025 वाले हैं, वो अभी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है ट्रेंड्स, हिस्टोरियोग्राफी के। 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही इतिहास लेखन की कौन कौन सी नई नई पद्धतियाँ सामने उभर कर आ चुकी थी, तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रिसेंटली क्वेश्चन पेपर्स में। आप वहाँ जाके देख सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल है इससे रिलेटेड। आपको और क्या जानना ज़रूरी है कि बंगाल के लिए जो बैटल हुई थी, ठीक है, प्लासी और बक्सर, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। इसके रीजंस क्या थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल के सामने आते हैं, किस तरह से ये इंडिया में एक चेंज ले आता है, ब्रिटिशर्स को पावर में ले आता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट। तो सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। सेकंड यूनिट से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे ना प्री 1857 से लिखा हुआ है। तो 1857 से पहले के जो विद्रोह थे वो कौन कौन से विद्रोह थे, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपने बहुत सारे कर रखे हैं तो ही आप लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1857 के पहले के जो रिवॉल्ट्स हैं उन सभी को आप यहाँ पे बता सको। तो प्री वाला आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इससे बेटर है कि 1857 के कारण क्या है, रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, ये आपको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी पीछे हमने दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे 2023-24 वाले, उन दोनों में पूछा गया, और 2025 और 26 के अभी हम करेंगे। तो उनमें भी जहाँ तक मुझे पता है उनमें से एक में तो पूछा ही गया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1857 कभी ना आए। तो ये वाला तो आपने 100% करना ही है। नेक्स्ट है अर्ली फेज ऑफ नेशनलिज्म। तो ये बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है। 1885 से लेके 1905 तक उदारवादी जो इनकी विचारधारा चल रही थी वो है। तो या तो इसमें आप ये वाला पढ़ लो क्वेश्चन, या फिर आप पढ़ लो ये वाला जहाँ पे नेशनलिज्म का फेज जो है वो बदल जाता है और 1905 से 17 तक जो है वो उदारवाद से उग्रवाद की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उग्रवाद के बाद आपने ना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये वाली चीज़ें ज़रूर प्रिपेयर कर लेना कि बंगाल का विभाजन 1905 से लेकर 1911 तक का क्या था, है ना, स्वदेशी क्या है। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका होम रूल, तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी। लेकिन लॉन्ग के लिए आपने अपराइजिंग ऑफ 1857 पढ़ना है और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो स्टार्टिंग के उनके जो काम थे वो सारे आपने देखने हैं। तो ये वाले हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही पिछले वाले क्वेश्चन पेपर्स में से। इसमें से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी प्रिपेयर कर लेना। ये वाला आपने 100% करना ही है और ये दो भी आपने करने ही है। बाकी बंगाल में मैंने आपको बता दिया, प्लासी और बक्सर की बैटल आपको पता होनी चाहिए, क्या रीजंस थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे, वो सारी चीज़ें तो आपको पता होगी ही। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसके ऊपर अब ज़्यादा फोकस नहीं करने का टाइम नहीं है अभी। थर्ड यूनिट से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मास नेशनलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 से लेकर 30 तक कौन कौन से आंदोलन भारत में चले थे, तो गांधी जी द्वारा भी जो चलाए गए थे वो भी आपको यहाँ पे फोकस करना है उनके ऊपर। बाकी रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हमेशा याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेट, हाँ ये वाला ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो ये चीज़ें आपने करनी, ये सारे शॉर्ट में हैं। लॉन्ग में यहाँ से क्या आएगा, तो सिर्फ ये वाला लॉन्ग में बनता है मास नेशनलिज्म, जो 1917 से लेकर 30 तक का आपको पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये वाला। बाकी के तो शॉर्ट में आते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर भी हो जाएंगे। क्या 9th चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्री इंडिपेंडेंस फेज ऑफ नेशनलिज्म 1930 से लेकर 45 तक। तो ये सारा शॉर्ट में ही आएगा। सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, क्रिप्स मिशन के ऊपर आपने स्पेशली फोकस करना है। क्विट इंडिया मूवमेंट भी, और इंडियन नेशनल नहीं, ये IN है, इंडियन नेशनल आर्मी है ये, तो सुभाष चंद्र बोस वाली है ये, इसके ऊपर भी आप थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हो। तो यहाँ से तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए यही बन रहा है, मास नेशनलिज्म, जिसमें आप स्वदेशी आंदोलन को हमेशा याद रखना, उसको नहीं भूलना है, उसके क्या कारण रहे हैं, क्या प्रभाव रहे हैं, तो ये वाली बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा होता रहेगा बाकी ये चीज़ें। यहाँ पे थोड़ी सी और बातें याद रखना कि क्रिप्स मिशन है जैसे, है ना, तो इसके समय क्या प्रस्ताव रखे गए थे क्रिप्स मिशन में, फिर गांधी इरविन समझौते वगैरह, ये इनमें क्या प्रस्ताव रखा गया, क्विट इंडिया मूवमेंट के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, प्रस्ताव पर था। तो ये सारी चीज़ें आपने फोकस करना है इन चीज़ों पे। बाकी अगर आप बोलो कि मैं जलियांवाला बाग के ऊपर आ जाएगा कि क्या कारण थे, क्या प्रभाव निकले, परिणाम, घटना क्या थी, तो नहीं, छोटे मोटे क्वेश्चंस, बहुत ही आप इतनी अच्छी किस्मत नहीं है आपकी कि टीचर एग्जामिनर जो है वो इतने ईजी क्वेश्चन आपको पुट कर दे। तो लास्ट यूनिट की तरफ चलते हैं, यूनिट 4।
यहाँ पे पीजेंट्स, ट्राइबल एंड वर्कर्स मूवमेंट, ये वाला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें किसान, जो पीजेंट है, किसान मूवमेंट, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके कारण क्या थे, इन सभी के कारण ही आते हैं बेसिकली, ट्राइबल के भी, वर्कर्स के भी। ट्राइबल आ जाए तो फिर भी आप नहीं कर पाओगे जितना पीजेंट वाला बहुत ज़्यादा आसान है कि किसान आंदोलन के क्या कारण थे, तो पता ही है, शोषण वगैरह वो सब हो रहा था, ठीक है। जनजातीय अगर आता है तो याद रखना है आपने कि जनजातीय जो है ना, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली आपको जाना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया था, उन्हें वनों से वंचित कर दिया था, तो कौन कौन से अधिनियम वगैरह पारित किए थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो इन दोनों में से ज़्यादातर पता क्या होता है एग्जाम में, अगर इस बार ये आया तो अगली बार ये आएगा, फिर अगली बार ये आ जाएगा तो इस बार ये आ जाएगा, तो ऐसे इन दोनों में चलता है। वर्कर मूवमेंट बहुत कम आता है, बहुत ही रेयर होता है कि वर्कर मूवमेंट आ जाए। आगे है पीपल्स मूवमेंट्स इन द प्रिंसली स्टेट्स, तो ये वाला आप ना ही करो तो ही बेटर है, क्योंकि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बन जाता है और इसमें पॉइंट्स कुछ नहीं है, पैराग्राफ से पैराग्राफ से, शॉर्ट में ही आएगा ये, लॉन्ग में यहाँ पे चांसेस नहीं बनते हैं। लास्ट है आपके पास राइज एंड द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म सच। ओके, तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है सांप्रदायिकता, ठीक है। सांप्रदायिकता के कारण क्या थे, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट बन नहीं रहा है। सांप्रदायिकता के कारण, पार्टीशन के क्या कारण थे, ये आ सकता है थोड़ा बहुत अगर आने के चांसेस हो, बट सांप्रदायिकता, ठीक है, कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से सांप्रदायिकता, यहाँ से पीजेंट्स एंड ट्राइब। ये तो अब बढ़ते हैं 2025 के क्वेश्चन पेपर की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रिटिश शासन के तहत भारत में विदेशी व्यापार की वृद्धि का उल्लेख कीजिए। तो विदेशी व्यापार कैसे बढ़ गया ब्रिटिशर्स के आने से, और ज़्यादा बढ़ गया, क्यों बढ़ गया। आगे क्वेश्चन पर आपको पूछ रहा है कि अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई नीतियाँ क्या थी। तो अंग्रेज़ों द्वारा कुछ तो नीतियाँ अपनाई गई थी जिसकी वजह से विदेशी व्यापार भारत का ब्रिटेन के साथ बढ़ गया था। तो कैसे बढ़ा था, क्या पॉलिसीज़ थी उनकी। सबसे पहले तो देखो कच्चे माल का निर्यात किया जा रहा था, ठीक है। भारत को कपास, जूट, नील, अफीम और जो चाय जैसे इन सब चीज़ों के कच्चे माल का निर्यात के लिए इन लोगों को मिल गई थी एक कंट्री, जहाँ पर ये अपनी औद्योगिक क्रांति के चलते ईंधन वगैरह जो है वो कच्चा माल है बेसिकली, वो इंडिया से ले जा सकते थे। सेकंड पॉइंट पे आप बता सकते हो कि निर्मित वस्तुओं का आयातक, कि भारत को ब्रिटेन के कारखाने का निर्मित उपभोक्ता समझ लिया था इन लोगों ने। बेसिकली कहना चाह रहा हूँ मैं कि ब्रिटेन में जो कपड़े बन रहे थे मशीनों की वजह से, है ना, वो बाज़ार, उन लोगों को बाज़ार भी तो चाहिए था सामान बेचने के लिए, इतना सस्ता माल बेचने के लिए, तो वो इंडिया आ रहे थे। तो यही है, पहले कच्चा माल ले जाते थे, मशीनों में बनाते थे, फिर द्वारा बेचने के लिए भी इंडिया था। तो विदेशी व्यापार पर एकाधिकार भी इन्होंने स्थापित कर लिया था। बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये वाला कि व्यापार की दृष्टि में देखा जाए तो देखो, जो मोनोपोली होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। अंग्रेज़ों के पास ही सारा व्यापार का जितना भी था वो करता धरता था। शेष व्यापारी कौन बचे हमारे पास, श्रीलंका और चाइना, या फिर फारस बच जाते थे। तो इन लोगों के साथ अब हमारा व्यापार जो है वो टूट गया, अब सिर्फ ब्रिटिश के साथ ही हमारा व्यापार चल रहा था। इसी के साथ भेदभावपूर्ण टैरिफ वगैरह भी लगाए जा रहे थे, है ना। भारतीय वस्तुओं के ऊपर 22% टैक्स लगा दिया जाता है जो ब्रिटेन जाती है, लेकिन बदले में जो ब्रिटेन से इंडिया आ रही हैं उसके ऊपर 1 से 2% तक ही टैक्स लगाया जाता था। इसकी वजह से हमारे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा विपत्ति में आ गए थे और पतन हो जाता है उनका आगे चलकर, ठीक है। वैश्विक बाजार में हमारी वस्तुओं की मांग पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, टैक्स लगा उसे बर्बाद कर दिया और प्रतिनिधि कोई बचा ही नहीं फिर उसके हिसाब से। आगे आपको थोड़ा सा और बताना पड़ेगा कि विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए क्या क्या, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ा वृद्धि की वजह से। तो अपनी औद्योगिकरण का ह्रास हो गया, भारत के औद्योगिकरण का ह्रास हो गया, ब्रिटेन का तो औद्योगिकरण बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, ठीक है। बाकी अनुकूल व्यापार संतुलन, ये तो बहुत ज़रूरी है कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो गया था, कि इतना ज़्यादा निर्माण हो रहा था वहाँ पे वस्तुओं का कि बहुत ज़्यादा बनी हुई पड़ी हुई थी, तो आराम से उनका मज़े से काम चल रहा था। आयात कम था और निर्यात ज़्यादा था, इसी को ट्रेड सरप्लस कहते हैं, ठीक है। बाकी धन की निकासी हो रही थी, भारत से जो वेल्थ है वो ड्रेन होती जा रही थी, कि यहाँ से किसी न किसी तरीके से एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर जो भी खर्चा वगैरह हो रहा था वो सारा भारत के धन से ही दिया जा रहा था व्यापारियों को, या फिर इनके जो सैनिक वगैरह इंडिया में बैठे हुए हैं तो इंडिया के पैसे से ही उनको वेतन दिया जा रहा, तो वो पैसा भी तो इनडायरेक्टली ब्रिटेन ही तो जा रहा था ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अदृश्य मदों ऐसे एक वर्ड लिया जाता था, तो उसकी बाकी ब्रिटेन इंडिया में जो वॉर्स लड़ रहा है उसका खर्चा भी ये इंडियन से ही निकालता था। तो आर्थिक दोहन काफ़ी ज़्यादा हुआ, और इसके अलावा सुएज नहर, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। 1869 में सुएज नहर भी खुल जाती है, और भारत और ब्रिटेन के बीच में जो पहले कितनी लंबी दूरी थी, है ना, केप ऑफ गुड होप से होते हुए निकलना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, आराम से कैस्पियन सी के आसपास पहुंच जाते हैं ये लोग। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको समझना पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि बक्सर ने प्लासी का कार्य पूरा किया। कौन सा कार्य, क्योंकि प्लासी ने तो सिर्फ इन्होंने थोड़ा बहुत ट्रेड के लिए अपना इलाका ही जमाया था, लेकिन बक्सर ने क्या किया, उन लोगों को
पूरी तरह से वहाँ पे राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में मदद कर दी थी। तो यही कहा जा रहा है कि बक्सर ने प्लासी का कार्य पूरा कर दिया जो प्लासी के समय पूरा नहीं हो पाया था, आधा अधूरा ही रह गया था, तथा अंग्रेज़ों को परिस्थितियों का स्वामी बना दिया। ऑब्वियसली अब हर चीज़ का ये लोग स्वामी बन गए थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था वो किस लिए हुआ था वो सब आपने बताना है। कूटनीतिक जीत इनकी हो गई थी 23 जून 1757 को। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। और इसी के साथ बक्सर का युद्ध भी फिर आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि 1764 में बक्सर के युद्ध में ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को दीवानी राइट्स वगैरह आसानी से मिल गए थे। और नवाब अवध का जो नवाब है शुजाउद्दौला, किस तरह से इन्होंने अपना कठपुतली शासक वहाँ पे नियुक्त कर दिया था। तो परिस्थितियों का स्वामी कैसे बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी? ये बनी इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि अंग्रेज़ों के साथ हुई थी। दीवानी अधिकार जो है कंपनी को मिल गए थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व, जो पैसे कलेक्ट करने होते हैं, टैक्स वगैरह कलेक्ट करना होता है लोगों से, वो वाला। और अवध का भी इन्होंने फिर क्या बोलते हैं, कंपनी के आश्रय में चला गया था अवध भी। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पे बतानी। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, कहा गया है कि चर्बी युक्त कारतूस जो है वो महज एक माचिस थी जिसने बारूद को चिंगारी दी थी, मतलब आग लगा दी थी पूरी तरह से। तो इसके क्या कारण थे लंबे समय तक जो ये पड़ा हुआ था बारूद, ये बताना है आपको। तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो तत्कालिक कारण तो भले ही चर्बी वाला कारतूस था, है ना, कि सुअर और गाय की चर्बी जो है वो डाली गई है एनफील्ड राइफल्स नाम के उसमें डाला जा रहा था। यही वाला आपने बताना है कि गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह फैल गई थी, फिर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी, कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो तुम लोग, है ना। इसके अलावा और क्या कारण है वो भी आपने बताने हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण भी थे इसके विद्रोह के खड़े होने के, ठीक है। जो व्यक्तिगत का सिद्धांत यहाँ पे देखने को मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, जैसे डलहौजी ने पारित किया था, वो इसमें आएगा। इसकी वजह और आर्थिक कारण भी थे कि बहुत ज़्यादा भू राजस्व टैक्स वगैरह लिया जा रहा था, हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए थे, किसान हो, कारीगर, आम जनता जो है वो आर्थिक रूप से पंगु हो चुकी थी, ये भी एक कारण था इस रिवोल्ट के होने का। और सामाजिक और धार्मिक कारण तो आपको पता ही, 1813 में जो चार्टर एक्ट की वजह से भारतीयों में ईसाई मिशनरियों को आने का मौका मिल गया था, जिससे कि वो लोग क्या कर सकते हैं, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके अलावा फिर हमें देखने को मिलता है रेलवे आ गया, टेलीग्राफ आ गया। तो इसकी शुरुआत से भी भारतीयों की जो रूढ़िवादी सोच थी उसको चुनौती मिल गई थी। तो धार्मिक रूप से भी यहाँ पे चुनौती मिल रही थी। इसका सैनिक असंतोष ये भी हमें देखने को मिलता है कि सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, उन्हें उच्च पद पर आसित नहीं किया जाता था। और 1856 का एक अधिनियम हुआ था, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, उसमें भारतीयों को समुद्र पार जाने के लिए कहा गया था कि अब आपको दूसरी कंट्रीज़ में भी सर्विस देनी पड़ेगी। लेकिन भारतीयों में एक विश्वास फैला हुआ था, मतलब अंधविश्वास फैला हुआ था कि अगर आपने समुद्र पार किया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या फिर कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो इस तरह की अफवाह वगैरह ने भी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर किया। फोर्थ क्वेश्चन है मध्यम वर्गीय चेतना के उदय। हाँ ठीक है, ये वाला हम कर चुके हैं, उसके उदय के कारण भी और प्रभाव भी क्या पड़े मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास जो थी, तो उनके चेतना के कारण और परिणाम क्या निकले, ये सब आपको पता ही है। प्रेस वगैरह, आर्थिक नीतियाँ और उनके जो एजुकेशन वगैरह हम कर चुके हैं। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विशेष संदर्भ के साथ 1919 से 1930 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। लो जी, ये मैं आपको बोल के ही हटा था ना कि मास रेवोल्यूशंस वगैरह जो मूवमेंट्स वगैरह हो रखे हैं 1917 से 30 तक, वो आपने करने ही करने। तो उसमें कहा है कि जलियांवाला बाग भूलना नहीं है, ये भी आपने बताना है, इसकी घटना बतानी है। तो बता सकते हो आपकी चंपारण सत्याग्रह 1917 में यही हुआ था, तो यहीं से आपने शुरू करना है। चंपारण सत्याग्रह हो गया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 तक आपने जाना है। बीच में 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने बताना है। खेड़ा सत्याग्रह बता सकते हो 1918 वाला, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों साथ साथ में ही है, एक उसी की वजह से तो हुआ था। तो ये आपने बताने, इसकी घटना भी बता देनी है। घटना तो चलो पता ही है, जनरल डायर ने क्या करवाया था, है ना, कारण क्या थे और परिणाम क्या थे, महत्व क्या निकला, ये भी आपने बता देना है। खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, ये वाला आपने बताना है। फिर साइमन कमीशन 1927 में आया था और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, ये वाली भी आपने मेंशन करनी है बात, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी यात्रा, ये दोनों ही 1929 और 30 वैसे माना जाता है, डांडी मार्च, ठीक है। तो 1930 में हुआ था, बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने हाँ 29 में बताना है। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये तो अब बताने लायक है ही नहीं है, सब कुछ आपको पता ही है। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो क्रिप्स मिशन आ रखा था उसकी विफलता के बाद ना भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के प्रति काफ़ी ज़्यादा असंतोष था, ठीक है। तो तुरंत समाप्त करना चाहते थे ये लोग उसको और पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। तो यहाँ पर गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया था। तो ये सारी कहानी आपने रचनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसान आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। तो ये तो आपको पता ही है, मैं क्या ही
बताऊँ, पीछे हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन में प्रस्ताव। देखो प्रस्ताव, यहाँ पे अगर प्रस्ताव आया ना तो आगे सभी में, अगर शॉर्ट में भी होगा तो उसमें प्रस्ताव ही पूछे जाएंगे, मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं। अगर कारण पूछ लिए तो सब में कारण होंगे, और किसी में कोई प्रभाव पूछ लिए हैं तो सब में प्रभाव या परिणाम ही निकल के पूछे जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव कौन कौन से थे, उसकी असफलता के क्या कारण थे। तो सबसे पहले तो आपने इसमें प्लान डिस्क्राइब कर देना है कि भारतीय संघ की बात की थी, यूनियन की बात की गई थी, है ना। देसी रियासतों में विदेशी और रक्षा और संचार जो है वो उन्हीं के पास होगा, केंद्र के पास होगा। बाकी सब जो है वो शक्तियाँ नॉर्मल प्रांत के पास होंगी, और प्रांत का समूहीकरण कर दिया जाएगा कि 3 वर्गों में बांट दिया जाएगा, ABC, है ना। ए में कौन से होंगे, हिंदू बहुल इलाके होंगे जिसमें मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आ जाते हैं। और ग्रुप बी में मुस्लिम बहुल इलाके आ जाएंगे पश्चिम उत्तर का, जैसे कि पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत हो गए और बलूचिस्तान हो गया, तो ये आ जाएगा। और ग्रुप सी में हिंदू मुस्लिम जो पूर्वोत्तर प्रांत है जिसमें बंगाल और असम आ जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड करना था पूरे इंडिया को। बाकी संविधान सभा का भी गठन किया जाना था, कुल 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा बनाई जाएगी, ये उन्होंने कहा था, जिसमें प्रांत और रियासतों को अपने अपने प्रतिनिधि वगैरह देने का अधिकार होगा, बांटे जाएंगे उन लोगों के लिए। और क्या कहा गया था, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा दी जाएगी, विधानमंडल में जितने मामले हैं उनसे जुड़े हुए उन पे बात की जाएगी, अपने मामलों से रिलेटेड वो खुद निर्णय ले सकते हैं। और लास्ट में आप बता देना कि अंतरिम सरकार जो है उसका भी गठन किया जाएगा दलों के समर्थन से, है ना, अंतरिम सरकार का गठन किया जाना था। तो ये तो हो गए उसके प्रस्ताव वगैरह। अब इसकी असफलता के कारण क्या था कि भैया इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, है। इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया तो मुस्लिम लीग जो है, जिन्ना जो है, वो पाकिस्तानी तो बनाना चाह रहे थे, तो उसने फिर इसको कैबिनेट मिशन को पास ही नहीं होने दिया। और कांग्रेस का भी मजबूत केंद्र के लिए आग्रह हो गया था कि हमें तो मजबूत केंद्र वगैरह चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, सारे के सारे अधिकार प्रांत को दे दिए, तो इस तरह से बात नहीं बनेगी। तो इन्होंने भी उसका समर्थन ही किया, एक तरह से खिलाफ ही थे ये भी, ठीक है। बाकी प्रांतीय समूहीकरण पर भी विवाद हो जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इन दोनों के बीच में प्रांतों को लेकर विवाद हो जाता है। जो मैंने बताया ABC ग्रुप बांटे हुए ना कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो अपनी इच्छा के खिलाफ अपनी मर्जी के चाहते थे ये लोग कि मेरे को पंजाब वाला प्रांत चाहिए, मेरे को यूपी वाला चाहिए, ऐसे नहीं कि पंजाब उसको चला गया, यूपी उसको मेरे को रह गया। और क्या था, हाँ, इसमें आप ये बता सकते थे कि समान अधिकार का अभाव देखने को मिला था, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है या फिर दूसरा वर्ग है उसको इन लोगों ने ना थोड़ा ज़्यादा प्रोत्साहन देने की बात की गई थी, तो उससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा अविश्वसनीय रूप से योजना से नाराज़ हो रखे थे। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वीं शताब्दी में इतिहास लेखन के विषय तो आपको पता ही है, उदारवादी क्यों बोल रहा हूँ मैं, राष्ट्रवादी थे, प्राच्यवादी थे, और उसके अलावा कॉलोनियल थे, तो ये सारे डिस्कस हम कर चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता बार बार करने की ज़रूरत है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ये भी आपको पता है कि टैक्स वगैरह दे नहीं पा रहे थे, तो किसान जो है वो धीरे धीरे कर्जे में जाते चले गए थे, यही आएगा। ड्रेन प्रणाली के दोष, यहाँ पे बात हो रही है धन निकासी की, जो दादा भाई नौरोजी द्वारा दी गई थी ये ड्रेन थ्योरी। तो उन्होंने कहा था कि किस तरह से भारत से पैसा जो है वो विदेश में ले जाया जा रहा है, हमसे दूर ले जाया जा रहा है, हम लोगों को कंगाल कर दिया जा रहा है ना, और खुद की जेबें भर रहे हैं ये लोग, तो वही सारी बातें हैं इसमें। व्यक्तिगत का सिद्धांत, तो ये भी वही है कि अंग्रेज़ों ने बेफजूल खर्चे, बिजनेस अपने उसके ऊपर ही लगा रहे थे और भारतीयों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव, तो ये तो 1857 में रखी जा चुकी थी, तो उसी के बारे में आपने बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद उधम सिंह के बारे में लिखे। लो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो विकी कौशल की अमेजोन पे मूवी भी आई थी, तो काफ़ी फ्लॉप गई थी। उधम सिंह कौन है, जिन्होंने ये जनरल डायर को मारा था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। इंग्लैंड गए थे ये, और खुद वहाँ भी जाके जब जनरल डायर पार्टी में सबके सेंटर में, है ना, फोकस बने हुए थे, तो वहाँ पे जाके उनको गोली मार दी थी, तो वही थे सरदार उधम सिंह, शहीद सरदार उधम सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन चला तो टर्की में था, क्योंकि खलीफा जो है उसको पद से हटा दिया था अंग्रेज़ों ने, तो लेकिन भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। उनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था मुसलमानों ने। तो गांधी जी तो बहती गंगा में हाथ धोने वाले थे, तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया था, चाहते थे कि मुस्लिम्स भी उनके साथ हो जाए, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ये सारा सिस्टम जो है वो समाप्त हो गया था। तो टर्की का विभाजन जो हो रहा था वो सब भी उस समय मामला जो वो डाइवर्ट हो गया था। लास्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये तो तकनीकी कारण थी, तो आपको पता ही है, इसके बारे में मैंने क्या ही बताना। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन पेपर 2025 का। अब 2026 वाला ये जो क्वेश्चन पेपर, या फिर 2025 ही बोल सकते हैं आप इसको, दिसंबर, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मुगल साम्राज्य के पतन के लो जी कारण बताने हैं। तो ये तो आप बता ही सकते हो, हालांकि इस बुक का नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप बता सकते हो, क्योंकि 18th सेंचुरी में ये जो विचारधाराएं बदल रही थी तो आ ही जाएगा, तो आप कर लोगे औरंगजेब की वजह से क्या क्या हुआ था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी
कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि इन दोनों के संबंध कैसे थे, व्यापारिक संबंध। तो ये आप बता सकते हो कि पहले कैसे थे और उसके बाद फिर वॉर्स वगैरह हुई प्लासी और बक्सर, और उसके बाद कैसे हो गए, पूरा निबंध लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के पहले के विद्रोह। लो जी, मैंने बोला था ना 1857 के पहले के विद्रोह भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपने नहीं करने क्योंकि बहुत सारे हैं और किस तरह से आप करोगे ये तो हम टीचर्स भी सोचते हैं कि बच्चा कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो आप तो फिर भी अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो 1857 के पहले के विद्रोह, ठीक है, मैंने तो आपको कहा है कि 1857 वाले ही पढ़ लेना, पहले वाले को इग्नोर कर देना, कर सकते हो तो कर लेना, तो ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनसी के कारण, हाँ क्या क्यों बनी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस? क्योंकि अंग्रेज जो थे, सब लोग इंडियंस जो थे वो अंग्रेजों से सवाल करते थे कि भैया तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, बीच में बफर जोन क्रिएट कर दी है ना, आईएनसी को क्रिएट कर दिया कि लो जी इससे सवाल पूछो, और आईएनसी के 3-4 लोग ही हैं जो हमसे सवाल पूछेंगे, हम उन्हें इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो अगर पूरी दुनिया हमसे सवाल पूछेगी, इकट्ठी हो जाएगी हमारे दरबार के बाहर आके धरना लगा देगी, हम परेशान हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि तुम लोग आईएनसी से पूछो, नेशनल कांग्रेस से, और कांग्रेस जो है वो उसके जो 4 वरिष्ठ नेता आएंगे हमारे पास और वो पूछेंगे, हम हाँ में सिर हिला के कुछ नहीं करने वाले, इग्नोर करेंगे ऐसे। तो ये कारण रहे थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन। अब इसके क्या प्रभाव रहे थे ये आपने बताने हैं, बहुत ईजी है। अंग्रेज़ों को झुकना पड़ गया था, अंग्रेजी वस्तुओं का त्याग कर दिया गया था, लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, अंग्रेजी चीज़ों के पूरी तरह से अंग्रेज़ों का बहिष्कार किया जा रहा था, ठीक है, और उसके बदले में स्वदेश की चीज़ों को अपनाया जा रहा था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। हाँ, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव, ये देखो मैंने आपको कहा भी था कि क्रिप्स मिशन से रिलेटेड जो प्रस्ताव है वो आपने ज़रूर देखना है, हालांकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया पर चलो कोई बात नहीं, आ गया सो आ गया। नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन क्यों हुए थे? क्योंकि जंगलों को किस तरह से नष्ट कर दिया जा रहा था, ये मैंने तब भी आपको पीछे सिलेबस समझाते हुए कहा था कि आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने क्या क्या चीज़ें कदम उठाए थे कि इन लोगों को, जो जनजातीय लोग कहाँ रहते हैं, जंगलों में ही रहते हैं, तो जंगलों से वंचित करने के लिए क्या क्या किया था अंग्रेज़ों ने, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आनी है। आगे है सांप्रदायिकता। हाँ, भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारण, तो कारण क्या थे? वही है, अंग्रेज़ों की फूट डालो राज करो की नीति के कारण, और ऊपर से फिर धर्म परिवर्तन वगैरह हो रहा था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों की विचारधारा की वजह से ज़्यादा आग लगी, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। बंगाल विभाजन ने भी इसमें आग का काम किया था। पृथक निर्वाचन मंडल जो 1919 में पेश कर दिया गया था वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, तो हम कर चुके हैं, इसके बारे में क्या ही करना। बक्सर की लड़ाई के मुख्य प्रभाव, ये भी आपको पता है। नरम दल की विचारधारा वही है कि माफ़ीनामा लिखो, कागज़ों पर लिख कर अंग्रेज़ों के सामने पेश कर दो, और दूसरी तरफ अगर गरम दल पूछ लिया जाए तो भाई वो तो तोड़ फोड़ पर विश्वास रखते थे, कहते थे हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, भाड़ में जाओ, इस तरह से। 1857 की क्रांति के दैनिक कारण क्या थे? तो सैनिक कारण क्या थे आपको पता ही है, कारतूस वगैरह है ना, वही सब आ जाएंगे यहाँ पे। एनी बेसेंट का होम रूल, ठीक है, ये भी आप बता सकते हो कि एनी बेसेंट को बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया था, और अंग्रेज़ों ने फिर जब उन्हें छोड़ा तो ये इंडिया छोड़ के भाग गई, कहती भाई मैं नहीं रह रही यहाँ पे। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह आप बता सकते हो। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था? क्योंकि अंग्रेज़ी सैनिक मर गए थे, है ना, एक चौकी पे हमला कर दिया था, तो अंग्रेज़ी सैनिक मरे तो इन्होंने वापस ले लिया था, तो यही सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर किसान आंदोलन का स्वरूप क्या था? तो ये आप बता सकते हो आसानी से। कैबिनेट मिशन प्लान अभी हम पीछे डिस्कस करके हटे हैं, और प्रथम फैक्ट्री एक्ट, ये भी हो गया। तो दोनों क्वेश्चन पेपर्स हमने कर लिए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं। 2025 के भी कर लिए हमने क्वेश्चन पेपर, 24 का भी क्वेश्चन पेपर हमने कर लिया है, और 23 का भी क्वेश्चन पेपर हमने कर लिया। तो इनमें से भी अगर कोई आता है, भले मेरे इंपॉर्टेंट बताए उसे ना आए, और इनमें से आ जाए, तब भी आपकी सारी की सारी तैयारी हो चुकी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।